हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, हमारे चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस पर इसी तरीके से कंटिन्यू यूपीपीसीएल टी2 के लिए क्लासेस ली जा रही हैं, जिसमें आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आए हैं बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक में पूछा गया आइडियल वोल्टेज सोर्स में होना चाहिए। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वोल्टेज सोर्स क्या होता है। देखिए, इस तरीके से वोल्टेज सोर्स होता है, प्लस माइनस इसका इस तरीके से दर्शाते हैं। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इस तरीके से, देखिए रेजिस्टेंस इस तरीके से होता है। फिर से फिगर बनाते हैं। देखिए, ये हमारा होता है वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगा होता है इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ लोड है, तो कहने का मतलब है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इसी के बारे में बात कर रहा है। देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो यहाँ से जो करंट जाएगी, तो यहाँ पर ड्रॉप कम से कम होगा। IR ड्रॉप जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप इसको बोल सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोड पर वोल्टेज जाएगा। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो तो वोल्टेज सोर्स क्या आइडियल है। तो आइडियल के केस में तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ना हो। तो जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं कराना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध को बहुत कम से कम रखेंगे, या आइडियल पूछा है तो शून्य रखेंगे, 0। तो जब 0 प्रतिरोध होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जब इसका 0 होगा, तो यहाँ पे लोड पर पूरा वोल्टेज पहुँच जाएगा। कब? जब 0 प्रतिरोध होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, तब। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ कि धारा का मान कम हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योंकि देखिए, हमने अभी बताया कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तो वो कम से कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा तो पूरा का पूरा वोल्टेज लोड पर पहुँचेगा। तो कुल मिला के आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, आइडियल करंट सोर्स में होना चाहिए। देखिए, अभी हम लोग वोल्टेज सोर्स देखें, अब आता है करंट सोर्स। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यह होता है करंट सोर्स। अब करंट सोर्स से जो हमारा करंट निकलेगी, ये लोड पर पहुंचेगी। यहाँ पर लगा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में, यानी समांतर में। अब देखिए, यहाँ पर लोड है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी करंट जो है लोड पर पहुँच जाए, तो यहाँ से करंट जाएगी। अब हम लोग इसका मान क्या रख दें कि पूरा का पूरा करंट लोड पर चल जाए, क्योंकि आइडियल है। तो आइडियल में इसका मान हम लोग को अनंत रखना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रतिरोध धारा को रोकता है। जब इसका मान अनंत हो जाएगा, जिसमें कोई करंट ना जाकर पूरी करंट क्या हो जाएगी, इधर से आएगी, इसमें नहीं जाएगी, अब इधर चल जाएगी लोड पर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आइडियल की कंडीशन में करंट सोर्स का में जो होता है आंतरिक प्रतिरोध जो ये कनेक्ट किया गया, इसका मान क्या करेंगे, अनंत रख देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लासेस पसंद आ रही होंगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको इस तरीके से डिटेल में इतना कम से कम बता दिया जाए, ताकि आप लोग को क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि आप लोग को सिर्फ आंसर बता दिया जाए, उसके बाद आप लोग 2 दिन बाद भूल जाएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, तो हम इसलिए कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझा करिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसका आंसर ऐसे क्यों होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखिए, विद्युत तीव्रता क्या होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसकी 2 यूनिट होती है। देखिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक एक तो होता है वोल्ट पर मीटर, V/L होता है, E बराबर होता है V/L, इसको बोलते हैं वोल्ट, इसको बोलते हैं मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, एक होता है E बराबर होता है F/Q, ये दोनों फार्मूला होता है। F हमारा होता है फोर्स, जिसको बोलते हैं न्यूटन में, और Q होता है चार्ज, जिसको बोलते हैं आवेश। तो इसका मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, यहाँ से हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। 2 यूनिट होती है विद्युत तीव्रता की। अब पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो वोल्ट पर मीटर है, न्यूटन पर कूलाम है, ए तथा बी दोनों। तो ए तथा बी दोनों तो हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बोला नहीं है। देखिए, नहीं है इस तरीके का क्वेश्चन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आजकल जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं इस पैटर्न पे भी आ रहे हैं कि कौन सा नहीं है। और बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको ये समझ लेते हैं कि पूछ रहा है कि इसका मात्रक क्या है, तो ऑप्शन गलत कर देते हैं। तो इस पर भी आप लोग गौर करिएगा, कौन सा नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब वोल्ट पर मीटर है, न्यूटन पर कूलाम ये भी है। तो ए तथा बी दोनों दिया हुआ है सी में, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो हैं। हमको बताना कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर विद्युत तीव्रता का मात्रक नहीं है। अब देखिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है किसका मात्रक होता है, ये होता है फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक। किसका होता है, फ्लक्स डेंसिटी, जिसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक और मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक होता है टेस्ला। ये दोनों फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसकी साइज़ सबसे कम होगी। देखिए, एक हमारा होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, जिस तरीके से उसमें व्यास कटा होता है इस तरीके से होता है,
और ये इस तरीके से गोल शेप में होता है, पूरा यहाँ पे व्यास कटा होता है, हमने सभी नहीं बनाया है। तो इस शेप का होता है। इसमें क्या होता है कि SWG में इसको दर्शाया जाता है। और क्या होता है कि SWG का फुल फॉर्म भी आप लोग से पूछा जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। कहीं कहीं तो ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इसका फिगर दे देगा और पूछ लेगा कि ये क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज का फिगर है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज में क्या होता है, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड वायर गेज का नंबर होगा उतना कम व्यास होगा। तो सबसे साइज में कम किसका व्यास होगा, वो होगा सबसे ज़्यादा नंबर वाला। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25 SWG का जो होगा स्टैंडर्ड वायर गेज का, उसका व्यास सबसे कम होगा, साइज सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रेरण मोटर में एयर गैप बढ़ाने पर पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव होगा। देखिए इंडक्शन मोटर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, एयर गैप होता है। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट करता है एयर गैप में, अगर उसकी लेंथ बढ़ेगी एयर गैप की, तो क्या होता है, पावर फैक्टर कम हो जाता है, लैगिंग नेचर में चल जाता है और कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और याद रखिएगा इंडक्शन मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर ही काम करती है। कहीं भी लैगिंग का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो लैगिंग में हमेशा पावर फैक्टर लैगिंग होता है। प्रेरण का कहीं भी कॉन्सेप्ट आए इंडक्शन का, तो वहाँ पे इंडक्शन में हमेशा लैगिंग पर ही आप लोग जाइएगा, क्योंकि लैगिंग ही होता है इंडक्शन में। अब भाई क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, एक 3 फेज की 440 वोल्ट की 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर में 4% स्लिप है, रोटर EMF की आवृत्ति क्या है। देखिए एक होता है स्टेटर की आवृत्ति, जो कि सप्लाई हम लोग देते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। एक होता है रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एक होता है FR बराबर S/F, ये होता है फार्मूला। S होता है स्लिप, F है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी और FR होता है रोटर की फ्रीक्वेंसी। इसी को फाइंड आउट करना है FR। अब देखिए स्लिप क्या दिया हुआ है, स्लिप का मान दिया हुआ है 4%, यहाँ पर रख दीजिए 4/100। और क्या है, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है स्टेटर की 50 हर्ट्ज, जो कि सप्लाई पे देंगे हम लोग। जैसे 50 दूना 100, 2 दूना 4, कितना हो गया, 2 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी रोटर पर। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग से TG2 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए एक वोल्टेज सोर्स है, उसका आंतरिक प्रतिबाधा दिया हुआ 8+j6 ओम। तो अधिकतम पावर ट्रांसफ़र की दशा में, दशा का मतलब कंडीशन में, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का लोड प्रतिबाधा क्या होगा। देखिए एक कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए हमारा वोल्टेज सोर्स है। अब वोल्टेज सोर्स से यहाँ से एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कनेक्ट है, जिसका देखिए आंतरिक प्रतिबाधा दिया हुआ 8+j6। अब पूछ रहा है कि अधिकतम पावर ट्रांसफ़र की जब कंडीशन ना हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कंडीशन में पूछ रहा है कि जो लोड लगा हुआ है, यहाँ पे लोड लगा है, तो यहाँ पे लोड पर कितना जाएगा लोड प्रतिबाधा। लोड पे प्रतिबाधा का मान क्या होगा, इसको बताना है। याद रखिएगा जब भी कभी बोले कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन है, तो उसमें एक कंडीशन होता है R इन बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो हो जाता है RL, लोड के इम्पीडेंस के बराबर या लोड के रेजिस्टेंस के बराबर। तो ये जितना है ना उतना ही ये भी होगा लोड पर, क्योंकि इंटरनल यही है। तो इंटरनल पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, लोड पर। कब, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कंडीशन होगी तब। तो क्वेश्चन में तो बोल दिया कि अधिकतम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन है। तो अब आइए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 8+j6 को। देखिए हम लोग को इम्पीडेंस क्या दिया हुआ है, Z बराबर दिया हुआ है। देखिए प्रतिबाधा इम्पीडेंस बोलते हैं, Z से लिखते हैं 8+j6। इसको आप लोग हल करिएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्सेल स्क्वायर होता है, ये एक्सेल का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 100, कुल मिला के आ जाएगा 10 ओम। तो 10 ओम की प्रतिबाधा हम लोग को मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। DC सीरीज मोटर का आघूर्ण सेचुरेशन से पहले किसके समानुपाती होता है। आप लोग पढ़े होंगे DC सीरीज मोटर में क्या होता है। इस तरीके से टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है, डार्क, और ये टार्क हो गया आघूर्ण, और ये होता है आर्मेचर करंट। अब देखिए इसका जो ग्राफ खींचेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे हम लोग आर्मेचर करंट को बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, तो टार्क में यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है यहाँ तक, लेकिन इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे हम लोग आर्मेचर करंट को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे टार्क भी सेचुरेट हो गया, सीधे उसके अनुपात में बढ़ रहा है। यहाँ पे पैराबोला की टाइप में बढ़ रहा था। तो कहने का मतलब है कि DC सीरीज मोटर का आघूर्ण सेचुरेशन से पहले, सेचुरेटेड पॉइंट ये इससे पहले क्या है, ये है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखें तो ये जो रिलेशन मिलता है, ये मिलता है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर का रिलेशन मिलता है। और यहाँ पर सेचुरेशन के बाद जो मिलेगा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA हो जाता है, स्क्वायर नहीं रहता है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेचुरेशन से पहले किसके समानुपाती हो जाएगा, पहले की बात क्या है, तो आर्मेचर धारा का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आर्मेचर धारा के वर्ग के, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्यूरी तापमान के ऊपर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ किसके जैसा व्यवहार करता है। देखिए आप लोग देखे होंगे
कोई हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। वो चुंबक की तरफ बहुत ही शक्तिशाली बल से आकर्षित होते हैं, जैसे निकेल, कोबाल्ट, ये सब हमारे क्या हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर इसी की बात कर लिया जाए, इनको हम लोग क्या करें, क्यूरी टेम्परेचर। देखिए एक क्यूरी टेम्परेचर होता है, जैसे कि आयरन का जो हमारा टेम्परेचर है 780 डिग्री सेल्सियस होता है, इस तरीके से एक क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर। इससे जब ऊपर हम लोग जाएंगे ना इस मटेरियल में, तो क्या हो जाएगा, ये एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करने लगता है। कैसा बन जाता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि इनमें से कौन सा इंसुलेशन केबल में उपयोग किया जाता है। देखिए इंसुलेशन केबल, कोई केबल आप लोग देखे होंगे, इस पर आवरण चढ़ाया जाता है इंसुलेशन। ये इंसुलेशन जो होता है किसका होता है, वर्निश कैम्ब्रिक, रबर, पेपर, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि वर्निश कैम्ब्रिक का भी इंसुलेशन बना लेते हैं, रबर का भी कहीं कहीं बना लेते हैं, पेपर का भी बना लेते हैं। ये अपनी कैपेसिटी के अनुसार बनाते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको कितना चाहिए, कितना वोल्टेज तक ऑपरेट कराना है इंसुलेशन को, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग इंसुलेशन बनाते हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी हम लोग ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है। देखिए एल्युमिनियम का बात कर रहा है, एल्युमिनियम का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो होता है 1 पॉइंट नहीं, एल्युमिनियम का होता है 2.7। सबसे पहले आप लोग जानिए कि विशिष्ट गुरुत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। विशिष्ट गुरुत्व क्या दर्शाता है, किसी भी कंडक्टर के भार को दर्शाता है, वेट को। जैसे हम लोग एल्युमिनियम का देख रहे हैं तो कितना विशिष्ट गुरुत्व, वो है 2.7। यहीं पे कॉपर की बात कर लिया जाए तो वो होता है 1.6 समथिंग होता है, 1.6। तो कहने का मतलब कि 60% तक हल्का होता है। एल्युमिनियम जो होता है वो हल्का होता है और कॉपर हमारा भारी होता है। तो एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व क्या हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुपरपोजिशन की थ्योरम इनमें से किसके लिए उपयोग नहीं की जाती। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम होती है, उसमें क्या होता है, एक बार वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, एक बार करंट सोर्स को ओपन करते हैं, इस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज का कैलकुलेशन हो जाता है। बाइलेटरल एलिमेंट्स, बाइलेटरल एलिमेंट्स का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आर एल सी हमारे जो एलिमेंट्स है ये बाइलेटरल है, दोनों दिशा में काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि जो एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, एनर्जी को सप्लाई नहीं करते हैं, जैसे आर एल सी के वही ले लीजिए, हमारे पैसिव एलिमेंट्स भी हैं। तो ये सभी तो सुपरपोजिशन की थ्योरम में अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन पावर का कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुपरपोजिशन की थ्योरम इनमें से किसके लिए उपयोग नहीं होती है, पावर के कैलकुलेशन में। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है। देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक होता है 1 डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक होता है 1 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऋणात्मक। यहाँ पे जो यूनिट पूछी गई है तो 1 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, एक कार्बन प्रतिरोध का कलर दिया हुआ है, एक कार्बन प्रतिरोध का कलर दिया हुआ रेड, वायलेट और ब्लैक, और पूछा है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए एक कोड होता है BROY GBVGW, ये कोड है। इसका कोई ट्रिक आप लोग बना के इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसका मान होता है ब्लैक, इसका मान होता है 0, ब्लैक ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7 और होता है ग्रे 8, वाइट 9। ये हमारा कोड होता है। अब देखिए रेड दिया हुआ है सबसे पहले, तो रेड में क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे रेड का मान कितना है, 2 लिख लीजिए। फिर दिया हुआ वायलेट, वायलेट का मतलब यहाँ पे देखिए 7 है, 7 लिख लीजिए। उसके बाद जो तीसरी डिजिट होती है हम लोग मल्टीप्लायर के रूप में लेते हैं। तो कितना ब्लैक है, तो ब्लैक का क्या 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 ब्लैक दिया हुआ है, तो 10 की पावर 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग को टॉलरेंस की भी बात करना है। तो टॉलरेंस जब कोई बैंड नहीं दिया होता है तो प्लस माइनस 20% लेते हैं। कितना टॉलरेंस लेते हैं, प्लस माइनस 20%। सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10% और गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%। ये इस तरीके से टॉलरेंस को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 गुणित 10 के पावर 0, यहाँ पे आ जाएगा 270 ओम, 270 ओम प्लस माइनस 20%। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 270 ओम और प्लस माइनस
20%। अगला क्वेश्चन, एक आमीटर है जिसका प्रतिरोध 100 ओम है और 1 मिली एम्पियर की धारा है। यदि इसे 1 एम्पियर की धारा के मापना हो तो शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए शंट प्रतिरोध निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। जब रेंज एक्सटेंड करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर का, आमीटर की रेंज एक्सटेंड करना है तो शंट में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। उसका मान होता है आर एम बटे में एम माइनस वन। एम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, और एम का मान निकालते हैं आई बटे में आई एम से। आई जो होता है फुल करंट जो होती है, जैसे कि 1 एम्पियर में कन्वर्ट करना है आई को, तो ये हो जाएगा मीटर की जो करंट दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, यहाँ पर रख देंगे 1 मिली एम्पियर, 10⁻³ हो जाएगा, कुल मिला के ऊपर चल जाएगा, बचेगा 1000। तो एम का मान 1000 मिल गया। और क्या दिया हुआ, आर एम का मान दिया हुआ हम लोग को। देखिए मीटर का प्रतिरोध दिया हुआ 100 बटे में 1000 -1 हो जाएगा, तो 100 बटे में क्या मिल जाएगा 999, यही मिलेगा। 100 बटे में 999 का आप लोग डिवाइड करिएगा तो आप लोग को सही जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.1001 ओम। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए थे बी और सी में 200 ओम 100 ओम, ऐसे ही पता चल रहा था कि इतना ज़्यादा ओम का वैल्यू हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आमीटर होता है उसकी रेंज एक्सटेंड करने के लिए पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वो बहुत कम मान का होता है। और अगर वोल्ट मीटर होता तो वोल्ट मीटर की जब रेंज एक्सटेंड करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला आता है आर एस सी बराबर आर एम एम माइनस वन। यहाँ पर जो हम लोग को कनेक्ट करना होता है सीरीज में रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर में हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वो हाई वैल्यू का होता है। तो यहाँ पे तो कुछ समझ में आता है कि 100-200 ओम हो सकता है, लेकिन पैरेलल में जो लो वैल्यू का कनेक्ट करते हैं तो ऐसे हम लोग सॉल्व किए, इसको कितना आया है 1.001। यहाँ पे देखिए धारा का मात्रक क्या होता है, कुछ बहुत ईजी क्वेश्चन भी लेना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में सभी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग से थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ITI के जो क्वेश्चन होते हैं, ITI में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ITI से जो भी वैकेंसी हो, चाहे वो DRDO का पेपर उठा कर देख लीजिए, DRDO में कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन DRDO के कंपेयर में अगर देखें UPPCL T2 थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग सभी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपने चैनल पर, जो भी क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो अच्छे क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, उसमें हमने एक ईजी क्वेश्चन भी रख दिया है कि धारा का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन लेवल की आवश्यकता होती है। इल्यूमिनेशन लेवल का मतलब क्या समझ जाए, देखिए UAT का ये क्वेश्चन है, जैसे कितना रिक्वायरमेंट होती है बिजली वो क्या बोलते हैं लाइट की, उसकी ब्राइटनेस की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ आवश्यकता होगी, वो होती है प्रूफ रीडिंग में। जब प्रूफ रीडिंग करते हैं, जैसे कि रीडिंग को प्रूफ करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, एक कमर्शियल अल्टरनेटर में क्या होता है। देखिए अल्टरनेटर के बारे में आप लोग सुने होंगे। अल्टरनेटर का मतलब होता है कि सिंक्रोनस जनरेटर। वहाँ क्या होता है कि हम लोग जो आर्मेचर में AC बनाते हैं उसी को डायरेक्ट हम लोग प्राप्त कर लेते हैं स्लिप रिंग के माध्यम से। तो वहाँ पे क्या होता है, AC नेचर का प्राप्त कर लेते हैं, कम्यूटेटर का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बात किया कमर्शियल अल्टरनेटर में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आर्मेचर को रोटेट नहीं कराते हैं। जैसे कि DC जनरेटर आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं, आर्मेचर को रोटेट कराते हैं। लेकिन अल्टरनेटर में जो मॉडर्न अल्टरनेटर आ रहा है कमर्शियल, उसमें हम लोग अल्टरनेटर को क्या करते हैं, स्टेटर पर रख देते हैं। अल्टरनेटर नहीं, आर्मेचर को स्टेटर पर रख देते हैं। तो आर्मेचर को हम लोग रोटेट नहीं कराते हैं और फील्ड वाइंडिंग को रोटेट करा देते हैं रोटर पर रखकर। तो कहने का मतलब कि इससे बहुत से एडवांटेज होते हैं, स्लिप रिंग की बचत हो जाती है और भी हमारे इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, सभी रीज़न होते हैं। तो यहाँ पे कमर्शियल अल्टरनेटर में हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर को क्या करेंगे, स्टेशनरी कर देंगे और फील्ड वाइंडिंग को रोटेटिंग कर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सी मोटर हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में उपयोग की जाती है। देखिए हाउस होल्ड जो होल्ड का जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो मोटर उपयोग किया जाता है उसका नाम है सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग वोल्टेज को डॉट के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए वोल्टेज रेगुलेटर का आप लोग नाम सुने होंगे, वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। कहने का मतलब है कि बढ़ाता नहीं है ना तो घटाता है, क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइजेशन में हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर उपयोग करते हैं। ये क्या करता है, स्टेबलाइज स्थिर करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे जीना डायोड हम लोग स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं। जीना डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देखिए इस तरीके से होती है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, इसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज बन जाता है। इसी जीना डायोड की प्रॉपर्टी को उठाकर हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर में उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट वोल्टेज को बनाए रखता है। जीना डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। तो ये सभी क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन लिए गए थे, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी तरीके की क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस, इसी तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।